अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। चैप्टर बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। डिटेल चैप्टर अच्छी तरह से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करवा देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 अपनी बुक का खोलें, पेज नंबर 215 पे अगर आप लोग आओ बेटे, हमारा पहला पेज है इस चैप्टर का 215। यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसको अंडरलाइन करें आप, ये आपकी डेफिनेशन है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है ये आपने याद करना है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय सेलुलर रिस्पायरेशन, ये डेफिनेशन आप याद करोगे। इस पेज में दो डेफिनेशंस यहाँ पे आ रही हैं, ये दोनों आपने यहाँ पे लाजमी करनी है। और हर चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ कि जो भी यहाँ पे साइड पे बॉक्सेस हैं ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इनको आपने लाजमी बेटे करना होता है। आगे आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पे। अगर आप लोग आओ, रिस्पायरेटरी मैन आपने करना है। पेज नंबर 216 पे आए। अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, फर्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस, ये बेटे एक्सक्लूड कर दिया गया है। अपने सिलेबस में आपके ये शामिल नहीं है। अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आप याद नहीं करोगे, ये टॉपिक आपने छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज पे आओ, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये बेटे आपने सारे करने हैं। आपका इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं बेटे, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय नेजल कैविटी, या सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रिस्पायरेटरी ट्रैक को हम दो मेन डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और एक आपका कौन सा था, लोअर। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। इसमें हमारे पास 3 ऑर्गन आएंगे, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नेजल कैविटी पे नोट आ सकता है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सारे वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। नेजल कैविटी का क्या फंक्शन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए डिटेल नोट और नेजल कैविटी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग आओ, फेरिंग्स। फेरिंग्स दिया हुआ है, इस पे भी आपका शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, व्हाट इज यू मेंट बाय फेरिंग्स। देन आपका आता है लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स में भी आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, और इसके अंदर से फर्दर भी शॉर्ट आ सकते हैं। व्हाट इज यू मेंट बाय वोकल कोर्ड्स, ठीक है। what is you meant by epiglottis and what is the function of epiglottis। epiglottis का फंक्शन क्या है, ये आपका क्वेश्चन बेटे बार बार रिपीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया है ये भी आप प्रिपेयर करोगे, नीचे यहाँ पे बॉक्स दिया है इसको भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ, ठीक है। उसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स आएंगे, सारे ऑर्गन्स आपने डिटेल से करने हैं। अच्छा, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो सिंपल आपने बता देना है कि लोअर में कौन से ऑर्गन है और अपर में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्गन हमने पढ़ा था डेट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई पे शॉर्ट नोट आएगा। एल्वोलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तमाम जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपके आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं, आप भी अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट आपका आता है लंग्स। लंग्स के ऊपर बेटे नोट आता है, इसके आगे लिखो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये ब्रोंक्योज वाला भी जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका विसरल प्लूरा, पेराइटल कैविटी, लोब्स, ये सारे आपने अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। इसके अलावा ये डायग्राम, लंग्स वाली डायग्राम विद लेबलिंग आपने करनी है। नेक्स्ट आगे आएंगे एल्वोलाई पे, ये भी आप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आपका शॉर्ट नोट आता है। ये डायग्राम विद लेबलिंग आपने जो है बेटे अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आपका आता है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ये आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। उसमें बेटे आपने इसके ऊपर डिटेल नोट लिखना होता है। डिटेल नोट में हमारे पास 2 मेन प्रोसेस आएंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन,
ठीक है। और इसके अलावा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, हाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड, वो यहाँ पे आप सारा ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। अगर पेज नंबर 221 का टॉपिक 10.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बेटे ये आपका टॉपिक निकाल दिया गया आपके सिलेबस में से, ये इंक्लूड नहीं है। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आपने नहीं करनी। ये पूरा पेज आपने प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 222 ये पूरा पेज कट कर दो। ये आपके पेपर में नहीं आना। ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। इसके अलावा अगला पेज, पेज नंबर 223 भी सारा का सारा पेज आपका जो है वो कट कर दिया गया। ये पेज भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये आते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स आपने अच्छी तरह करने हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसमें से पहला पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंसेस भी जो हैं वो आपके आते हैं आपके बुक के। नेक्स्ट पेज पे आओ तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं। ये डिफरेंसेस बेटे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपकी आती हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में अपर ट्रैक के इन्फेक्शन थे और लो ट्रैक के इन्फेक्शन थे। अपर ट्रैक का इन्फेक्शन नंबर 1 इन्फेक्शन जो है ये आपने करना है। नंबर 2 इन्फेक्शन जो है, नंबर 2 पेज नंबर 226 पे आओ। इन्फेक्शन नंबर 2 जो है ऑटिटिस मीडिया, ये आपका कट कर दिया गया है। ये इन्फेक्शन आपके पेपर में नहीं आना, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसको आप कट कर दो, अपनी बुक के ऊपर इस तरह से निशान लगा दो। ये आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना। उसके बाद लो रिस्पायरेटरी ट्रैक है बेटे, ये सारे करने हैं। निमोनिया इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह करें। इस पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपने अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है, उसके सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट, ये भी आप अच्छी तरह से करोगे। डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। यहाँ पे बॉक्स में जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ है इसको भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो। नीचे है एम्फीसीमा, ठीक है, ये भी आपने करना है। और इस यानी कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं बेटे, इनके सिम्टम्स, इनकी ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। जो चीज़ें आपके सिलेबस में से यहाँ से निकाल दी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो 2-3 डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है पूरा, एक हमारा लंग्स की डायग्राम थी, एक आपकी एल्वोलाई की डायग्राम्स थी। ये सारी की सारी डायग्राम्स बेटे आपने लाजमी जो है वो प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने कुछ डिफरेंसेस भी आपको लिखवाए थे, वो तमाम के तमाम डिफरेंसेस जो मैंने आपको राइट करवाए हैं वो आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड ओवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ आए। पेज नंबर आपकी बुक का है 229, ठीक है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 229। एक्सरसाइज हम अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपके कंपलसरी होते हैं, आपने इनको लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर का। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और साथ आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसके ऊपर टिक मार्क करना है, ठीक है। पहला करते हैं हम, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायाफ्राम, जब आप इनहेल करते हो तो डायाफ्राम पे क्या इम्पैक्ट आता है ये आपने बताना है। तो डायाफ्राम जो है बेटे, इट रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, ठीक है। इसको सी को आप टिक करोगे, सी पार्ट पे आपने यहाँ पे टिक लगाना है बेटे, सी पे आप लोग टिक लगाओगे, क्लियर। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्ट एज रिस्पायरेटरी सरफेस 2, पार्ट 2 का आंसर है डी, एल्वोलाई। एल्वोलाई इज योर राइट ऑप्शन, आप एल्वोलाई पे टिक लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कैन अटैच विद द हीमोग्लोबिन मालिक्यूल, हीमोग्लोबिन मालिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 4। डी पे आप टिक लगाएंगे। नंबर 3 का राइट ऑप्शन है डी पे आपने टिक लगाना है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हम। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के लिए कौन सी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ये आप बताएंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, राइट ऑप्शन आपका है पार्ट ए पे आप लोगों ने टिक लगाना है।
नंबर 5 पे आते हैं, विच रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है पार्ट सी, मायोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट चलें बेटे आप लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ चलें। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी साइकिल? योर राइट ऑप्शन इज वाइटल कैपेसिटी, बी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। इन व्हाट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम? पार्ट 7 करवा रही हूँ, राइट ऑप्शन हमारे पास आता है सी, कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयंस। इस पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नंबर 8 पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज कॉमनली यूज टू मैनेज पल्मोनरी टीबी? टीबी को मैनेज करने के लिए कौन सी यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ, तो राइट ऑप्शन है पार्ट ए, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ली जाती हैं बेटे। एंटीबायोटिक्स पे आप लोग टिक लगाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन काज ऑफ नमूनिया? नमूनिया का कॉमन काज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन? बेटे तीनों हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन आपका होगा ऑल ऑफ दीज, डी पे आप लोग टिक लगाओगे। नेक्स्ट पेज पे आओ। एम्फीसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई इन लंग्स। सी इज योर राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक मार्क करेंगे, सी पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटे। आपने इनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं, डिटेल आंसर इनका नहीं देना। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, शॉर्ट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपने आंसर देना होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट भी नहीं देना होता। एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो बात आपसे पूछी गई है उसको आपने अच्छी तरह से बताना होता है। पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, डिफाइन रिस्पायरेटरी सरफेस एंड लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है? अच्छा, अक्सर बच्चे जो हैं, अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और गलत आंसर राइट करके आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा व्हाट इज रिस्पायरेटरी सरफेस, नॉट रिस्पायरेटरी सिस्टम। समझो, रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, रिस्पायरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने डेफिनेशन लिखनी है रिस्पायरेटरी सरफेस की। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हमने पढ़ा था बेटे, वो एरिया जहाँ पे गैसी जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस। दूसरा पार्ट इसका है लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है, मैं 1 by 1 आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको उतार लो। It must be a thing because diffusion only efficient over distance of 1 mm or less. सेकेंड आप क्या बताओगे? इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमीएबल, यानी कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो क्या होनी चाहिए? आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए और परमीएबल होनी चाहिए। और पहली मैंने क्या बताई थी? इट मस्ट बी थिन। थिन का मतलब होता है बारीक, यानी कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी डिफ्यूजन जो है वो एफिशिएंट होती है 1 mm तक। ठीक है, तो पहला मैंने क्या प्रॉपर्टी बता दी आपको? इट मस्ट बी थिन। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई? इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमीएबल सो डैट गैसेस कैन पास थ्रू। सी में आप लोग क्या लिखोगे? इट शुड पोजेस लार्ज सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे? इट शुड पोजेस अ गोल या गुड ब्लड सप्लाई, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्लीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ठीक है, अक्रॉस द रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी कि वेंटिलेशन का मैकेनिज्म जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आप यहाँ पे सारी की सारी राइट करोगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हाउ नेजल कैविटी फंक्शंस इन फिल्टरिंग द इनहेल्ड एयर। नेजल कैविटी का एयर को फिल्टर करने में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसको आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। 1 by 1 आपकी बुक में भी सारे फंक्शंस डिटेल से लिखे हुए हैं, मैंने आपको डिटेल से बल्कि पॉइंट वाइज बताए थे, दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ। द फंक्शन ऑफ नेजल जो कैविटी है उसके फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ 1 by 1। पहला फंक्शन है नोज हेयर,
mucus and cilia. They serve as a defense mechanism against the harmful pathogens and particulate matter present in the air. ठीक है, इसके बाद जो म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, द म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर, वो एयर को फिल्टर करेंगे एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उनसे भी जो है हमें महफूज रखते हैं। म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। इसके अलावा एक और पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि म्यूकस आल्सो हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द एयर। नेक्स्ट आप लिखेंगे अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर आर ब्लड कैपिलरीज that help to warm the air about 30 डिग्री depending upon the external temperature। यानी कि यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि एयर जो अंदर आ रही है ना उसको वार्म अप करती है, वो एयर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। तो ये बेटे कुछ फंक्शंस थे नेज़ल कैविटी के। आप अगर अपनी बुक के पीछे जाओ नेज़ल कैविटी, वहाँ पे भी ये सारे के सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। बेटे ये सारा मैंने आपको रिटन फॉर्म में लिख के दिखाया था, अगर आपको याद हो। सारा आपने पाथवे लिखना है। कैसे पाथवे लिखोगे? पहले आप लिखोगे नोस्ट्रिल, फिर एरो लगा के आपने लिखना है यहाँ पे नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रांक्यूल्स के बाद एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट के बाद एल्वोलाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने एरोस डाल डाल के ये सारा पूरा का पूरा पाथवे लिखना है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन लग रही है तो अपने लेक्चर पे जाएं, वहाँ पे मैंने सारा पाथवे आपको रिटन फॉर्म में लिख के दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। आपने एल्वोलाई के स्ट्रक्चर को डिटेल से लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। आपने ये नहीं देखना कि शॉर्ट है, आपसे पूछा ही है, पूरा पूछा है ना उन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो वो जितना मर्जी बड़ा बन जाए, लेकिन आपने पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। पेज नंबर 219 पे आओ, यहाँ पे आपको एल्वोलाई का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आप पूरा का पूरा लिखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे और साथ इसका पूरा फंक्शन भी लिखोगे। यहाँ तक आपने कंप्लीटली इसका आंसर देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्ट का मतलब ये नहीं है। बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इतना शॉर्ट आता है कि 2-3 लाइंस में उसकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इतना बड़ा होता है कि आपको डिटेल लिखनी पड़ती है, तो पूरे पेज का भी आपका आंसर बन जाता है। तो जब एल्वोलाई का फंक्शन हम लिखेंगे तो फिर हमें अच्छा खासा हमारा ये डिटेल जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि आप पूरा स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, डायग्राम भी आप ड्रॉ कर दोगे, और फंक्शन तो इसका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन एयर एंड द ब्लड, ये इसका मेन फंक्शन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पीछे आए, आपकी बुक में डायफ्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। यहाँ पे आपको डायफ्राम दिया हुआ है और सारा डायफ्राम के बारे में लिखा हुआ है। आपने यहीं से देके अपना आंसर बेटे देना है। मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, बाकी आप पीछे से देके लिख सकते हो। आपने यहाँ पे 2 मेन चीज़ें बतानी है, डायफ्राम में 2 मेन चीज़ें बतानी है। कौन कौन सी? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटे इधर ही आओ, मैं आपको बता देती हूँ। एक प्रोसेस आपका है इंस्पिरेशन, एक प्रोसेस है आपका एक्सपिरेशन। आपने दोनों प्रोसेस की हेडिंग्स देनी है और दोनों के बारे में लिखना है डिटेल से, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। इन दोनों की हेडिंग देके ये सारा आपने इसके आंसर में राइट करना है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? मैंने आपको इधर से बता दिया पीछे से कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट आर द 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। 3 मेन पॉइंट्स में बताना है, तीनों पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बाइकार्बोनेट आइंस के तौर पर 72% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आइंस, एक वे हो गया। दूसरा वे क्या है? एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अबाउट 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। नंबर 3rd वे क्या हो जाएगा कि एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा अबाउट 8% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड दिस वे। ठीक है, पीछे जाएं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 3 वेज मैंने आपको बता दिए।
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयन, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड एज डिजोल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, सबकी परसेंटेज भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ एल्वोलाई रादर देन अ पेयर ऑफ सिंपल बैलून लाइक लंग्स। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या रोल है, ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है। बेटे सिंपल यहाँ पे बताओगे कि मिलियंस ऑफ एल्वोलाई इंस्टेड पेयर ऑफ सिंपल बैलून जो है वो क्या करते हैं। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई क्यों ज़्यादा जो है उनका एडवांटेज है, बिकॉज जो मिलियन ऑफ एल्वोलाई हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या होगा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रिस्पिरेशन। ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, अलाउइंग मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। यानी कि यहाँ पे एफिशिएंट ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव होगी। और ये जो नेटवर्क है पूरा टाइनी एसेक्स का बेटे, ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर एरिया फॉर डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के लिए भी ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को इंश्योर करता है कि बॉडी रिसीव एनफ ऑक्सीजन टू मीट इट्स नीड। इसके अलावा इसका और मेन पर्पस भी है, इट आल्सो अलाउ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन रिस्पॉन्स टू वेरिंग एक्टिविटी लेवल। यानी कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी लेवल हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कम होती है, आप रेस्ट में होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एल्वोलाई हैं इट अलाउ फॉर फास्टर एंड मोर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज इन रिस्पॉन्स टू वेरिंग एक्टिविटी लेवल। ये जितना कुछ मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे एडवांटेज हैं किसके, एल्वोलाई के। ये सारे आपने अपने आंसर में मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन। यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं, इनके डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। मेन डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, बाकी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहला डिफरेंस हमारा आता है यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पिरेशन बेटे। इंटरनल रिस्पिरेशन हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन को। किसको कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। और जो ब्रीदिंग या वेंटिलेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। ये पहला मेन डिफरेंस आप याद रखो। इंटरनल रिस्पिरेशन कौन सी होती है, जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है उसको हम इंटरनल कहते हैं, और जो ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं। अच्छा, इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और कंजर्व करता है एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल इन बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म सच एज एटीपी। ये है इंटरनल रिस्पिरेशन की डेफिनेशन। दोबारा से बता देती हूँ, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सट्रैक्ट एंड कंजर्व द एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म सच एज एटीपी। ये थी डेफिनेशन इंटरनल की। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में आप क्या लिखोगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू लंग्स एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग। ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस है हमारा अपर एंड लो रिस्पिरेटरी ट्रैक का। डिटेल से हम पढ़ के आए हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास 3 ऑर्गन आएंगे, नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। लो रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास 3 ऑर्गन आएंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, यानी कि इन दोनों के ऑर्गन्स का डिफरेंस है। इसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का मेन फंक्शन है बेटे कि वो फिल्टर करते हैं एयर को, वार्म करते हैं और एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं। जबकि लो रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैस का जो एक्सचेंज है वो लो रिस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के, वो माइल्ड, बहुत माइल्ड जो हैं वो इन्फेक्शन होते हैं, जबकि लो रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होते हैं डैट आर वेरी सीरियस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद अगला डिफरेंस आपसे पूछा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। पीछे आओ, आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यहीं से आपने डिफरेंस लिख लेना है। मैं आपको बता भी देती हूँ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि ब्रोंकाई आर द ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया की ब्रांचेस हैं,
ब्रोंकाई हैव सेम कार्टिलेज एज ट्रैकिया बट आर रिप्लेस बाय कार्टिलेज, ठीक है। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स आर द ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि जो ब्रोंकाई हैं वो ब्रांचेस हैं किसकी, ट्रैकिया की। ट्रैकिया में से ब्रोंकाई निकलते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं बेटे, दे आर ब्रांचेस ऑफ स्मॉलर ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं स्मॉलर में, और स्मॉलर ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड हो जाते हैं किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं दे आर द ब्रांचेस ऑफ स्मॉलर ब्रोंकाई, और इनका डायमीटर 1 mm से 1 mm या 1 mm से लेस होता है। और ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती, जबकि ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे ये सारा मेंशन है जो मैंने आपको अभी बताया ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, द ब्रोंक्यूल्स डू नॉट हैव कार्टिलेज प्लेट्स, जबकि ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट है। ये देखिए, जो सी शेप कार्टिलेज यहाँ पे रिप्लेस हो जाती हैं कार्टिलेज प्लेट से, यहाँ पे कार्टिलेज प्लेट प्रेजेंट है, और ब्रांक्यूल के अंदर कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट नहीं होती। ये भी इनका एक मेन डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। क्लियर हो गया? अब आपको पता चल गया डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस मेंशन करोगे। नेक्स्ट डिफरेंस आपके हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के। अपनी बुक पे आए, आपकी बुक में ये डिफरेंस दिए गए हैं। यहाँ पे आओ, ये देखें पेज नंबर 225 पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के। ये डिफरेंसेस आपने याद करने हैं और यही डिफरेंसेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पीछे हैं डायफ्राम पे ये लिखा हुआ है, एक्सेल एंड इनहेल, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने यहाँ पे डिटेल से लिखना है, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए किस तरह से पूरी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसका आंसर आप अपनी बुक के पीछे जाएं, मैं आपको बताती हूँ। 10 पीछे जाओ बेटे, आप अपनी बुक के पीछे जाएं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दी हुई हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो सारा का सारा आपने इसके अंदर राइट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड। उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पीछे टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो यहाँ पे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आए, ये आपका रिस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, मैंने इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखा था। ये आप पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन जो है ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने हीमोग्लोबिन को जो है वो मेंशन करना है। हीमोग्लोबिन का पहले आपने सारा बताना है स्ट्रक्चर, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है, इसमें अमाइनो एसिड हैं, 2 अल्फा चेन हैं, बीटा चेन्स हैं। फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटे, यहाँ पे लिखी भी हुई है इंपॉर्टेंस इसकी। मैं भी बता देती हूँ कि अंडर जो हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, आयरन आयन अटैच हो जाते हैं किसके साथ, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और इस तरह से 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इट कैरी अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपने ये हीमोग्लोबिन का पूरा जो है वो यहाँ पे नोट लिखना है। ये जो एंड वाली लाइन है ना, इन दिस वे, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो कैरी अप कर लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में हीमोग्लोबिन पे नोट लिखेंगे। डिस्क्राइब द काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। बेटे यहाँ पे आओ पीछे, ये लिखा हुआ है साइनोसाइटिस, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर डिटेल नोट लिखना है, इसके सिम्टम्स लिखने हैं हेडिंग दे के, इसका पहले डिजीज़ के बारे में लिखना है, फिर इसके सिम्टम्स की हेडिंग देनी है, फिर आपने इसके ट्रीटमेंट्स की जो है वो हेडिंग देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था काजेज़। यहाँ पे मैंने कहा था आप लोग हेडिंग दोगे काजेज़ की हेडिंग दोगे, फिर सिम्टम की हेडिंग दोगे, फिर आप लोग इसके ट्रीटमेंट की हेडिंग देंगे, और इसको स्टेप बाय स्टेप हर हेडिंग में जो है हेडिंग की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। बुक के पीछे आए तो यहाँ पे निमोनिया और टीबी जो है, ये निमोनिया
और ये आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में डिटेल नोट लिखा हुआ है, आपने एज इट इज ही लिखना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब काजेज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसीमा। एम्फिसीमा भी पीछे बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे आए अगर आप, ये रहा एम्फिसीमा, इसके बारे में आपने डिटेल नोट जो है, इसके ट्रीटमेंट, इसके काजेज और इसके सिम्टम जो है इस आंसर में राइट करने हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है इंक्यूजिटिव क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाती हूँ वन बाय वन, बहुत इजी है, सारे के सारे मैं एक दफ़ा समझा देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोग अगर आ जाते हैं तो आप वहाँ पे परेशान ना हो। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई ऑप्टिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बेटे हमने एल्वोलाई को डिटेल से पढ़ा था, उसी पे अगर आप जाएं तो आपने यहाँ पे एल्वोलाई के सारे फंक्शन यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। क्या फंक्शन लिखेंगे कि एल्वोलाई का लार्ज सरफेस एरिया जो है वो लार्ज है, एल्वोलाई जो है थिन वॉल है, और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है डेट इज़ वेरी एक्सटेंसिव, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, इसके अलावा इलास्टिसिटी होती है, सरफेक्टेंस प्रोडक्शन होती है, और कंटिन्यूस ब्रीदिंग जो है वो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को एल्वोलाई के अंदर मेंटेन करती है, और ब्लड फ्लो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव आउट करता रहता है, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू डिजीजेज लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD इफेक्ट गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंसी। कैसे बेटे ये जो COPD है ये किस तरह आपकी जो एक्सचेंज एफिशिएंसी है गैसेस की उसको इफेक्ट किस तरह से करती है। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, आप पीछे जाएं। इसका मेन क्या है, सेवरल बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, जिनसे ये एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। कुछ वेज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। ये एल्वोलाई को डैमेज करते हैं, ये एयरवेज की जो वॉल्स हैं, जो म्यूकस है उसको क्या करते हैं, ये मतलब ना बेसिकली जो एयरवेज हैं, जितनी भी एयरवेज हैं उनकी वॉल्स को ये थिकन कर देते हैं, ठीक है। और एक्सेस म्यूकस जो है वो इन एयरवेज में आ जाती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं। इसके अलावा जो इलास्टिसिटी है बेटे वो लॉस हो जाती है, लंग्स की एल्वोलाई की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, पूरी जो एक ग्रेडियंट बन जाता है बेटे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होनी है, उस पूरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी ये क्या कर देती है, वीक कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वर्सेस इंटरनल रिस्पायरेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अभी मैंने आप लोगों को अगर याद हो, हमने यहाँ पे एक डिफरेंस पढ़ा था, ऊपर आए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था, वही हम यहाँ पे भी बेसिकली मेंशन आपने करना है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बेसिकली होती है लंग्स के अंदर एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई एंड कैपिलरीज, और जो इंटरनल रिस्पायरेशन है बेटे ये कहाँ होती है, इट हैपन्स इन द बॉडी टिश्यू बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, ठीक है। ये मेन यहाँ पे डिफरेंस है जो आप यहाँ पे राइट करोगे, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, वही आपने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइक ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम सपोर्ट सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है उसकी जो है वो किस तरह से मतलब पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की जो है वो सपोर्ट करती है सेलुलर रिस्पायरेशन को। तो ऑक्सीजन जो है बेटे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेड ब्लड सेल, ये बात तो आपको पता है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के अंदर मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेंगे लंग्स से बॉडी टिश्यू की तरफ, और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और ये पूरी की पूरी जो है फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें डिफ्यूज़ हो जाती है, और डिफ्यूज़ क्यों होती है, फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। और जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि बॉडी के जो तमाम के तमाम सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को रिसीव करें, ओके, यही यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वन बाय वन मैं सारे फैक्टर्स आपको बताऊंगी।
पहले हमारे पास आता है एल्टीट्यूड। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर हाई हो, एक्सट्रीमली हाई हो या बेटे टेम्परेचर लो हो, तो ये भी हमारे ब्रीदिंग के रेट को जो है और हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको इफेक्ट करता है। तीसरा यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है डैट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है, अगर वेरी ड्राई या वेरी ह्यूमिड एयर हो ना, तो दोनों सूरतों में वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को इरिटेट करती है, ठीक है, और उसकी वजह से ब्रीदिंग का सिस्टम जो है वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक्सपोजर, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर CO जो हैं वो स्ट्रांगली बाइंड अप होते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और ये इसकी हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी है टू कैरी ऑक्सीजन उसको इम्पैक्ट करते हैं, और आपकी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो फिर डिलीवर नहीं होती। और इसके अलावा एक और यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, डैट इज़ एयर पोल्यूशन। बेटे डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, केमिकल्स हैं, ये भी इरिटेट करते हैं और एयरवेज को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और जो उसकी एफिशिएंसी है गैस एक्सचेंज की वो भी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।